नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सुप्रीम कोर्ट ने खेल को शिक्षा के मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाए जाने की मांग पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने ये नोटिस कानून के छात्र कनिष्क पांडे की याचिका पर जारी किया है। याचिका में खेलों को स्कूल पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाए जाने की मांग की गई थी। केंद्र और राज्यों को अपना जवाब 4 सप्ताह में देना है। अनुच्छेद 21A मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है और इसमें फिजिकल एजुकेशन की बात भी की गई है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में शिक्षा को हिस्सा नहीं बनाया गया। याचिकाकर्ता की मांग है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो एक उच्च स्तरीय समिति बनाए जिसमें सांसद, खिलाड़ी और शिक्षाविद शामिल हों, जो कि संविधान संशोधन कर खेल को शिक्षा के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करने के बारे में अपने सुझाव दें। तो समझेंगे कि असल में जो खेल का अधिकार है ये कितना महत्वपूर्ण है, इसे शामिल करने से किस तरीके का परिवर्तन आएगा और इसकी ज़रूरत क्यों और कितनी है। हमारे साथ शेखर लूथरा हैं, खेल संपादक डीएनए से। शेखर, स्वागत है आपका। डॉक्टर मंजीत सिंह हमारे साथ हैं, सहायक सचिव हैं आप सीबीएसई में, आप खेल विभाग देखते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुषमा यादव हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं आप भगत सिंह पूल महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में, और प्रोफेसर परवीन सिंक्लेयर हैं, पूर्व निदेशक एनसीईआरटी, और आप एक्सपर्ट हैं आरटी कानून जो आया उसको लेकर। शुरुआत में शेखर आपसे करना चाहूँगा कि खेल का अधिकार जब आज हम बात कर रहे हैं या कोर्ट ने नोटिस दिया है, खेल बच्चों के नज़रिए से उनके शैक्षिक के साथ साथ जो व्यक्तिगत जीवन है या जो उनकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है कितना महत्वपूर्ण है, और इसे अधिकार बनाए जाने की मांग कितनी आपको लगता है कि वाजिब है? देखिए, हैरानी की बात है, भारत जैसा देश जहाँ पर हम बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखें, स्किल इंडिया, डेवलपमेंट, हर एक तरह से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान लास्ट ईयर जब शुरू हुआ, कमाल का रिस्पांस मिला, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारा फंडामेंटल राइट ही नहीं हम बनाने को तैयार है। स्कूल में मैं जब पढ़ता था, मेरे वक्त में हर रोज़ एक पीरियड पीटी का होता था, फिज़िकल एजुकेशन। सब कुछ खेलो, कुछ भी कीजिए, डेवलपमेंट होती थी। उसके बाद हम जब थोड़ा स्कूल से ऊपर निकले, हम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बने और आगे की तरफ गए। आज मेरी बेटी है, अब तो खैर क्लास 11th में हो गई है। पहले मैंने शुरुआत में देखा 5 दिन के तो स्कूल होता है, 5 दिन में से पता चला कभी 2 पीरियड लगते हैं, 2 दिन कभी 1 लगता है किसी वीक में। हाँ, आपका नहीं लगता, तो आप किस तरह का एक कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर पैदा कर रहे हैं? आप खेलो इंडिया के आगे क्या खेलोगे आप खेलो इंडिया में अभियान बनाकर इतना पैसा सरकार लगा रही है। मुझे लगता है इमीडिएटली सरकार का रिस्पांस ही होना चाहिए कि हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं। करिकुलम हमारे साथ बैठेंगे सीबीएसई के लोग, इनको बताना चाहिए कि ये आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एजुकेशन पॉलिसी है। हेल्दी माइंड कैसे होगा हेल्दी बॉडी के बिना? मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया। योगा में भी यही कहते हैं, आपकी बॉडी फिट होगी तभी आप अच्छा सोचेंगे। अच्छा सोचने के लिए बच्चों को ही तैयार नहीं करेंगे नर्सरी टू 9th, तो कैसे चलेगा? उसके बाद आप कितने मर्जी बनाते रहे स्पोर्ट्स पॉलिसीज, आपके जो मेडल टैली है इसीलिए वहीं तक रहेगी सीमित, जब तक कि आपका ये अधिकार नहीं बनेगा। इसलिए पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपका फंडामेंटल राइट बनना चाहिए। और क्या जब आरटी लागू हुआ, क्योंकि आरटी में फिजिकल एजुकेशन का जिक्र किया गया है, पूरा उसका एक मैं कहूँ स्पेशल है, और उसमें बावजूद खेल उसमें शामिल नहीं है, तो फिजिकल एजुकेशन क्या है फिर? ये बड़ा भारी मजाक है। मुझे लगता है एक बहुत ब्रॉड पॉलिसी या ब्रॉड कंसेंसस की ज़रूरत है, जिसको चाहे अगर कोर्ट इम्प्लीमेंट करवा पाए वो करे। सुप्रीम कोर्ट के अपने 2016 के जो जजमेंट थी बीसीसीआई के केस में, चीफ जस्टिस कलीफुल्ला और चीफ जस्टिस ठाकुर ने कहा था कि आप पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, आपको आरटीआई के अंदर आना चाहिए। मीन इसका सिंपल मतलब है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप इसको फिजिकल एजुकेशन कह दो तो मैं जी आपको पूरा अपना खाका दूंगा, मैं इसको स्पोर्ट्स बना दूंगा तो मैं जी आपसे दूर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक फंडामेंटल राइट है जो है 1901 की, मेरा राइट टू फॉर्म सोसाइटी, राइट टू फॉर्म। ये बड़े अजीब से आपस में इतना उलझा हुआ है, जिसका फ़ायदा लेकर बीसीसीआई पिछले 2 साल से कुछ इंप्लीमेंट नहीं होने दे रही। तो इस पे एक बहुत ब्रॉड कंसेंसस। और वो स्पोर्ट्स बिल का क्या हुआ, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। आप खेलो इंडिया पे करोड़ों लगा दीजिए, उसका क्या फ़ायदा है? आज हमारे पास ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जो खुद स्पोर्ट्समैन हैं, जो खुद काफ़ी वक्त पे उनकी भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही। क्यों? क्योंकि उनकी फेडरेशन से झगड़े रहते थे, उनको ठीक से वो पूरे अधिकार नहीं मिले।
आज क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इस चीज़ को स्पोर्ट्स बिल को लाए, और ये सब कुछ ये डिबेट ख़त्म होनी चाहिए। क्या हम आरटीआई के अंडर आएंगे, नहीं आएंगे, हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं, ये हमारा राइट है, हमारे बच्चों का राइट है, और अगर आज हम नहीं लड़ेंगे, कल के बच्चे, मुझे नहीं लगता हेल्दी माइंड होगा कभी भी। ओके मंजीत जी, क्योंकि आप सीबीएसई में स्पोर्ट्स विंग देखते हैं, उसके इंचार्ज हैं, बहुत तकनीकी एक चीज़ है कि जब आरटीई आया और उसे लागू किया गया, वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का जिक्र किया गया, लेकिन खेल को उसमें शामिल नहीं किया गया। खेल उससे अलग है, ऐसा क्यों? आपको लगता है कि तकनीकी कुछ कारण है जिसके चलते वो अलग है, या पैरामीटर फिजिकल एजुकेशन के अलग हैं और खेल के अलग हैं, उन दोनों में संबंध नहीं है? देखिए, अगर ब्रॉडली बात की जाए तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो स्पोर्ट्स है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो जहाँ तक सीबीएसई की बात है, सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया ऑलरेडी, और जो ये कनिष्क पांडे जी की पिटीशन है, जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट का है, उससे पहले ही इस सेशन से, जो सेशन स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2018 को, सीबीएसई ने मार्च में एक सर्कुलर दिया था सब स्कूल्स को जो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं, कि हर रोज़ एक पीरियड हर क्लास को स्पोर्ट्स का देना चाहिए, और हर स्कूल ने एक पीरियड रिजर्व कर दिया है फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम 9 to 12th क्लास। इसमें हमारा ब्रॉड सा है कि 4 स्ट्रैंड्स रहेंगे। फर्स्ट इज़ गेम्स, जिसमें इंडिविजुअल गेम है और टीम गेम्स हैं। सेकंड इज़ हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें योगा है, पीटी है, जॉगिंग है, डांस है। और थर्ड इज़ सेवा, दिस इज़ सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन। इसके थ्रू जो वर्क एजुकेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारी क्लास मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट करके एक सारे साल में एक प्रोजेक्ट करेगी पूरी क्लास। एंड लास्ट ट्रेंड इज़ जो हेल्थ एंड एक्टिविटी कार्ड है, इसमें बच्चे का हेल्थ फिटनेस का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीबीएसई की ओर से ऑलरेडी इस सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से पहले ही काम शुरू कर दिया गया है, बिकॉज हम मानते हैं कि दैट जो हेल्थ फिजिकल एजुकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट। सो 9th से 12th क्लास तक हर सीबीएसई स्कूल में ये काम शुरू हो चुका है फ्रॉम 1 अप्रैल, और बहुत स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन 9th से ही क्यों, मेरा सवाल ये, क्योंकि हम जब कहते हैं कि बुनियाद जो शुरुआती क्लासेस हैं वहाँ से अगर आप उसमें रुचि उनके डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो फिर 9th पर आकर अचानक आप उसको कंपलसरी करते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। सीबीएसई एक एग्जामिनेशन बॉडी है, 10th एंड 12th का हम एग्जामिनेशन लेते हैं, और हमारा सिलेबस जो होता है करिकुलम देते हैं फ्रॉम 9 to 12th क्लास अप टू 8th क्लास। जो एनसीईआरटी का डोमेन है उनका सिलेबस आता है, तो एनसीईआरटी में काम हो रहा है उसमें, और वो इसको इंटीग्रल पार्ट बनाने में जो उनका रोल अदा कर रहे हैं। जो सीबीएसई का रोल है फ्रॉम 9 to 12th क्लास, हमने ऑलरेडी इसको लागू कर दिया है। ओके, सुषमा यादव हमारे साथ हैं। सुषमा जी, जिस तरीके से जब आरटीई लागू हुआ और उसको लेकर अब एक बड़ी याचिका, मैं कहूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला है कि आरटीई जब लागू हुआ उसमें फिजिकल एजुकेशन का जिक्र किया गया, लेकिन खेल का जिक्र उसमें नहीं है, और याचिका ये कहती है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और सेंटर को ये नोटिस दिया है कि क्या खेल को आरटीई कानून के दायरे में लाया जाए, यानी कि खेल बच्चों का हमारा मौलिक अधिकार बन जाए। जी, मैं समझती हूँ कि ये ओमिशन हुआ होगा जरूर, या कुछ गलती रह गई होगी, क्योंकि खेल तो बच्चे का अधिकार होना ही चाहिए, और इसके लिए किसी को कोर्ट जाना पड़ा, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब मैं समझती हूँ यदि ये डिसीजन आया है कोर्ट का और सरकार भी इसको मान रही है, तो शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। भारत में जिस प्रकार की परफॉर्मेंस हमारी इतने वर्षों से होती रही है खेलों के मामले में, उसमें शायद एक कारण ये भी रहा है, जो हम पहले मानते आए हैं कि खेलना और पढ़ना जैसे जो 2 अलग क्रियाएं हैं, वास्तव में वो 2 अलग क्रियाएं नहीं हैं, और वो दोनों एक दूसरे को पुष्ट करती हैं। और सच में ही यदि हम इसको अब मान लेते हैं, तो शिक्षा का अधिकार जो हम देने जा रहे हैं वो वस्तुतः सही अधिकार और संपूर्ण अधिकार होगा, क्योंकि खेलना बच्चे का मौलिक अधिकार है उतना ही जितना सीखना, और खेलने से भी बच्चा सीखता है। ये शिक्षाविदों की बात हमको माननी चाहिए, और शिक्षाविदों ने अभी तक ये कहा भी है। क्योंकि एक चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो नोटिस जारी किया है और केंद्र और राज्य से जवाब मांगा है,
अब जाहिर है इस जवाब के बाद आगे सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्टिव्स या क्या डिसीजन देता है वो बहुत देखना अहम होगा। लेकिन क्या सुषमा जी, अगर इसे मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया जाए तो आपके नज़रिए से किस तरीके का बदलाव बच्चों के अंदर स्कूली शिक्षा में या एक यंगर जनरेशन में देखने को मिल सकती है, और क्या बाध्यता स्कूलों की होगी? यदि मैं इसको पॉजिटिवली देखूं तो ये बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि इससे जो बच्चों की ऊर्जा है और एक सकारात्मक शक्ति और सोच उनमें होती है, उसको हम सही तौर पर चैनलाइज कर पाएंगे। और अभी तक जिस प्रकार से हम मशीनों में बच्चों को घुसाने लगे हैं, शायद उससे बच्चा बाहर आएगा, ऑक्सीजन प्राप्त करेगा और शुद्ध वायु को भी महसूस कर सकेगा। और जिन स्कूल्स में इस प्रकार की सुविधाएं हैं वहां तो वस्तुतः यह जीवन परिवर्तन करेगा, और जिन स्कूल्स में ये सुविधाएं नहीं हैं उन स्कूल्स को भी अपनी सोच और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन लाना होगा। और मौलिक अधिकार जिस प्रकार से हमारे देश में बढ़े हैं, मुझे लगता है वो सरकार पर भी एक बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि सरकार को उन सब मौलिक अधिकारों को वस्तु स्थिति में और वास्तविक अधिकारों में परिवर्तित करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ओके, शिक्षक, जो बात सुषमा जी ने कही सुविधाओं को लेकर, स्कूल अगर हम इसे मान लेते हैं कि सिचुएशन आती है कि कोड इसको लागू करने की बात करता है और सरकारें तैयार होती हैं, स्कूलों के अंदर जो आधारभूत ज़रूरत है वो किस तरीके की है और वाकई क्या वो इसे पूरा करने को तैयार देखते हैं आज के हालात में? देखिए, मंजीत जी ने बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने सर्कुलर कर दिया है, सब लोग इम्प्लीमेंट भी करें। आई विश जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सच हो, लेकिन कोई एक ऐसी बॉडी भी तो होनी चाहिए जो ये माने, या एक ऐप ऐसी, आजकल तो ऐप का ज़माना है, ऐप होनी चाहिए। अगर मेरी बेटी को सुविधा नहीं मिल रही तो मैं आपको बता सकूं। ये सब कुछ नेक्स्ट स्टेप है आपका। आपने एक सिर्फ जो कहते हैं खाका तैयार कर लिया है, उसके बाद जैसे सुषमा जी कह रही हैं कि स्कूल में तो ग्राउंड्स ही नहीं है। आइए आप एनसीआर रीजन में मैं आपको कम से कम 10 स्कूल ऐसे दिखाऊंगा जिसके पास ग्राउंड छोटा सा है। उस ग्राउंड में आप खेलोगे या बच्चे भर के सिर्फ वो चला पाओगे, स्कूलों में नहीं है। आप अगर सीबीएसई हो, एनसीईआरटी जो भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, आप जब स्कूल को मान्यता दे रहे हैं तो उसका एक रेशो होना चाहिए, 60% ग्राउंड होना चाहिए, 40% बिल्डिंग होना चाहिए। आज क्या है, 90% बिल्डिंग्स है। स्कूल एक फैक्ट्री बन गए हैं। स्कूल की फीसिस देखिए, बच्चे कहाँ पर खेल लेंगे। बच्चों को पता चल रहा है कि अंदर एक सीमेंटेड, मैं खैर स्कूलों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सीमेंटेड एक जगह बना दिया कि इसको क्या, ये प्ले ग्राउंड है। अरे उस प्ले ग्राउंड में खेल के तो उनके जो घुटने हैं वो खराब हो जाएंगे, उसमें आप बच्चे को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। आप अपना बचपन याद कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए जो आपकी कैपिटल है, कितने पार्क्स होते थे, कितने ग्राउंड्स होते थे। आज ना कोई ग्राउंड है ना कोई पार्क है, उसमें तो पानी इकट्ठा होता है, सड़कें बना दी हमने, बिल्डिंगें बना दी है। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है कि बच्चों पर, बच्चे कहाँ जाकर खेलें। अगर मेरा बच्चा खेलना भी चाहे, जैसे मैं सुबह उठकर अगर मुझे कहीं जाना भी हो तो आसपास आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको दूर दूर काफ़ी पैसा खर्च के मेंबरशिप लेनी पड़ती है। कितने बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे मेंबरशिप? तो बेसिक है, आपने स्ट्रक्चर बनाया, बहुत अच्छी बात, मेरे को सुन के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन क्या एक ऐसी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी जो सच में, या ऐप कोई बनेगी जिस पे कुछ होगा काम? सुषमा जी, जो सुविधाओं की बात आपने की और जो कि शेखर भी कह रहे हैं, उस नज़रिए में अगर देखें तो ऐसा लगता है कि हालात बहुत ख़राब हैं। और वाकई अगर मैं सोसाइटी या फिर जो लोगों के रेजिडेंस हैं उसके आसपास देखिए, ग्राउंड्स की बेहद कमी है। और स्कूलों में भी बहुत सारे आंकड़े बताते हैं कि ग्राउंड के नाम पर महज औपचारिकता है। नहीं, लेकिन इसको हम अगर सकारात्मक रूप में देखें तो अब स्कूल्स ये प्रयास करेंगे कि वो इस प्रकार की फैसिलिटीज दें। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आ रहा है तो अब हमारे देश में एक वातावरण है कि जब कोर्ट कुछ कहता है सब उसका सम्मान करते हैं, और इसलिए ये निर्देश आना एक बहुत सुखद संकेत है। समाज भी ये प्रयास करेगा और सरकार या म्यूनिसिपैलिटी वो भी ये प्रयास करेंगी कि बच्चों के लिए कुछ प्लेइंग ग्राउंड या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाई जाएं। और आप देखें तो आजकल सिविल सोसाइटी इज ऑल्सो गेटिंग क्वाइट एक्टिव, तो वो भी ये प्रयास करेंगे कि इस फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार प्रयास करे, समाज प्रयास करे, और विद्यालय भी उससे बच नहीं पाएंगे।
तो जो छोटे विद्यालय, एक तरह से मैं कह सकती हूँ, जो केवल ट्यूशन शॉप्स बन गई हैं, मुझे लगता है उनको भी परिवर्तन करना पड़ेगा। इसको मैं बहुत अच्छी दृष्टि से इसलिए देख रही हूँ क्योंकि बंद दड़बों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो खेल क्या जाने, और बिना खेल यदि वो शिक्षा ले रहे हैं तो वो वास्तव में ही संतोषजनक भी है और उनके लिए बहुत खराब भी है। ओके, हमारे साथ फॉर्मर डायरेक्टर एनसीईआरटी परवीन सिंक्लेयर भी हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि खेल क्या बच्चों के लिए मौलिक अधिकार होना चाहिए मैम, और जो याचिका दायर की गई है उसमें इसकी मांग की गई है कि जब आरटी लागू हुआ उसमें आप फिजिकल एजुकेशन को जोड़ते हैं लेकिन खेल को उससे बाहर रखते हैं। अब सवाल ये कि हमारे साथ बैठे हुए हैं सीबीएसई से डॉक्टर मंजीत सिंह जी को कहा कि 9th ऑनवर्ड्स उन्होंने इस तरह का गाइडलाइंस जारी की हैं कि खेल ज़रूरी होगा, क्लासेस उसकी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान भी हो सकते हैं। लेकिन जूनियर लेवल पर क्या इसे हम बिना किसी कानून के लागू कर सकते हैं या फिर हमें कानून की जरूरत है? देखिए, मुझे पूरी तरह से आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, लेकिन जो मैं समझ रही हूँ उस हिसाब से मैं कुछ कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल। आरटीई का तो पता ही है, जिक्र भी किया होगा आप लोगों ने। अब ये राइट टू एजुकेशन जो है, एजुकेशन का लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इट इज नॉट द 3 R's। इसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स इसका हिस्सा है, खेल इसका हिस्सा है, और इसलिए जब आरटी के तहत ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के गाइडलाइंस दिए गए हैं कि रिक्वायरमेंट दी गई है, तो उसमें कह रहे हैं हम कि ग्राउंड्स, प्लेग्राउंड्स भी इतने इस हद तक होने चाहिए वगैरह। अब अगर ये वाकई में होता सब जगह लग जाता, तो चाहे गांव के स्कूल, चाहे शहर के स्कूल, छोटे बजट के स्कूल, बड़े बजट के स्कूल, जाने वाले बच्चे सब कहीं ना कहीं तो हो ही जाते हैं कवर, और मौका सबको मिलना है। ये डिज़ाइन था एक्ट का और करिकुलम का, क्योंकि करिकुलम में भी जब हम बात कर रहे हैं, जब डिज़ाइन किए गए हैं, अक्रॉस द करिकुलम बात हुई है और इंटीग्रेट करते हुए। यानी अगर गणित, आपको पता है कि मैं गणित में ज़्यादा इन्वॉल्व रही हूँ, गणित की बात भी अगर हो तो खेल और स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में हो जी, संदर्भ में हो। इसी तरह हर चीज जो वैल्यूज सीखना चाहते हैं हम, वो इन्हीं तरीकों से अक्रॉस द करिकुलम इंटीग्रेट करके ही बढ़ेंगे, चाहे वैल्यूज। लेकिन मैम मेरा सवाल ये है कि जब आरटी में इस सबको करिकुलम में शामिल किया गया तो फिर मौलिक अधिकार क्यों नहीं है आज की डेट में खेल? और अगर मौलिक अधिकार नहीं है और करिकुलम में इसे शामिल किया गया तो वो मूलभूत जरूरतें जो होती हैं खेल को लेकर, जिसको डेवलप करने को लेकर, वो स्कूलों में क्यों नहीं दिखती हैं? नहीं, देखिए जी, मौलिक अधिकार तो है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एजुकेशन का हिस्सा है। इसको अलग से दोबारा कहना शायद रिपेटिटिव होगा। हाँ, कुछ एस्पेक्ट्स को हम ज्यादा जोर दे सकते हैं अलग से, लेकिन ये भी माना गया है हमेशा हमारे करिकुलम डिजाइन में, हमारे पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में, कि हर बच्ची अलग होती है। किसी में स्ट्रेंथ्स होते हैं, किसी के खेल में, किसी के पढ़ने में, किसी के गार्डनिंग में वगैरह, आर्ट में। उसको ज्यादा मौका मिलना चाहिए वो करने के लिए। और क्यों ये
जिस हद तक चाहते हैं हम इसका आरटीई का कोई भी हिस्सा जिस हद तक चाहते हैं, क्योंकि क्यों नहीं पहुंच सका है हर कोने में, क्योंकि एक तो ये सिर्फ सेंटर पर निर्भर नहीं है, इट्स एजुकेशन तो कंकरेंट लिस्ट पे है, और फील्ड में होते होते तो माइंड सेट पूरी सोच की बदल की बात होती है। इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से बात कही गई है और जो नोटिस जारी किया गया वो स्टेट्स को भी है और सेंटर को भी है। डॉक्टर मंजीत, जो बात शेखर ने कही, सुषमा जी ने भी कही, सुविधाओं को लेकर अगर हम मान लेते हैं कि मौलिक अधिकार में भी शामिल नहीं है और इसको लेकर फैसला आना है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम, हमारे नगर निकाय, हमारी राज्य सरकारें, हमारे स्कूल इसको डेवलपमेंट का या चाइल्ड की ओवरऑल वैल्यूएशन का हिस्सा नहीं मानते? और अगर मानते हैं तो इस तरफ कदमों में इतनी देरी, ये लेथार्जी क्यों है? मैं शुरुआत करूंगा मैडम सुषमा यादव ने जो कहा कि बच्चे खेलेंगे, अच्छा प्रभाव आएगा, ये एक सकारात्मक शुरुआत होगी। जो सीबीएसई का अभी नया प्रोजेक्ट आया है जिसको HPE कहते हैं, मेन स्ट्रीमिंग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जो हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है इस नोटिस से पहले ही 1 अप्रैल 2018 को। उसमें बहुत अच्छी एक बात है कि नो थ्योरी क्लास, नो थ्योरी पेपर, सिर्फ बच्चे को क्लास से बाहर निकल कर खेलना है, जो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जो हमारा पूरा ये कंपलसरी किया है, जैसे आपने कहा कि अच्छी शुरुआत है। हर रोज़ एक पीरियड, एक क्लास को हर बच्चे को दिया जाएगा ताकि वो क्लास से बाहर निकले और खेले, यही एक मकसद है। तो इट मीन्स वी फील कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है स्पोर्ट्स हर बच्चे की लाइफ में। दूसरा जो आपने भी सवाल किया, जो मेरे मित्र दूसरा जी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से, मैं सिर्फ सीबीएसई स्कूलों की बात करूँगा। जब हम एफिलिएशन देते हैं तो एक मिनिमम नॉर्म्स होती है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स हम देखते हैं कि कितनी एकड़ लैंड है, उसमें हम ग्राउंड्स देखते हैं। तो सीबीएसई के जितने भी हमारे एफिलिएटेड स्कूल्स हैं वो पूरे सक्षम हैं इन सब स्पोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर कोई पॉलिसी ऐसी न्यू भी आती है, वैसे हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और उसका हम एक डिवाइस भी मैकेनिज्म में तैयार कर रहे हैं कि जो बच्चा या जो स्कूल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करवाएगा, हर रोज एक गेम पीरियड नहीं देगा, जहाँ जो उनका स्पोर्ट्स नहीं होगी, तो उस स्कूल के बच्चे 10th और 12th क्लास के बोर्ड में नहीं बैठ पाएंगे। हम ऐसा प्रावधान ला रहे हैं। ओके, एक छोटी सी चीज़, मैं काटना या कोई काउंटर नहीं कर रहा, लेकिन एक ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, आपके ठीक सीबीएसई, मैं फिर से नाम नहीं लेना चाहता, एनसीआर में मेरे साथ चलिए, मैं आपको सीबीएसई की ऐसी फैक्ट्रीज दिखाऊंगा जहाँ पर आपने कहा नॉर्म्स, मैं मानता हूँ शायद नॉर्म्स होंगे क्योंकि कई स्कूलों में अच्छे ग्राउंड्स हैं, कईयों में बिल्कुल ख़राब है, तो वो भी दिखा दूंगा। लेकिन जिनमें स्कूल हैं, आजकल एक अलग धंधा चल पड़ा है, आप महेंद्र सिंह धोनी है, आप युवराज सिंह है, आप कोई बड़े प्लेयर हैं, उनकी अकेडमीज खुल गई हैं। अब उस अकेडमी में मैं अगर मान लीजिए मेरी इनकम ही कम है और मेरा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ का एक्स्ट्रा चार्ज, तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में ही मर जाएगा। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड ही खत्म कर दी। वहां पर एकेडमीज चल रही है, अब पता चल रहा है कि आपने तो जो पीरियड की बात की, बहुत अच्छी बात, हो सकता है लगा भी रहे हो, अब उसमें पता चल रहा है एकेडमी चल रही है, 4 बच्चे तो उस एकेडमी में बहुत बड़े अच्छे बन रहे हैं, 6 बच्चे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में ही मरे जा रहे हैं। इसीलिए बड़ी अजीब सी, मैंने कहा ना, आप जो कर रहे हैं आपकी मंशा पे मुझे कोई डाउट नहीं, सरकार खेलो इंडिया कर रही है, कोई डाउट नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो इसीलिए है कि मौलिक अधिकार जब होगा तो फिर ये बाध्यकारी होगा राज्य सरकारों के लिए और सभी सरकारों के लिए कि सभी बच्चे को समान अवसर मिले, खेल का मौका मिले, और खेल को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल भी पूरी तरीके से उन नियमावली को लागू करें जो फिर सीबीएसई या एनसीईआरटी तैयार कर रहा है। वक्त की कमी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था चुनावी खर्च और विकल्प को लेकर 28 अगस्त को। प्रशांत कुमार हमें जीमेल के जरिए लिखते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों के बीच चुनावी खर्च में एक बड़ी असमानता देखी जाती है। राष्ट्रीय पार्टियों के चुनावी खर्च में 500 गुना तक के अंतर आते हैं और ऐसे में चुनाव आयोग को खर्च को सीमित और सभी दलों के लिए एक ही तरह के प्लेटफॉर्म की संकल्पना करनी चाहिए, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र और मजबूत हो सके और चुनाव सही अर्थों में लोकतांत्रिक तरीके से कराया जा सके। RSTV का धन्यवाद। हमारे एक और दर्शक हैं कमल कुमार सेहरे, लिखते हैं कि भारत में चुनाव और चुनाव प्रणाली भ्रष्टाचार और कालाधन का एक बड़ा स्रोत है। लोकतंत्र के महोत्सव चुनाव को बेहतर और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग को और अधिक अधिकार देने के साथ राजनीतिक पार्टियों में दृढ़ इच्छा शक्ति का और नैतिक मूल्यों का होना बेहद जरूरी है।
इन सब के अलावा राजनीतिक पार्टियों का आरटीआई के दायरे में आकर भी बहुत हद तक चुनाव सुधारों को पूरा किया जा सकता है। तो आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर देख सकते हैं और अपनी राय हमें जीमेल पर भेज सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।